नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है भाई आप सभी का राइट सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपका जो टॉपिक चल रहा है ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर वाला, उस ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर में से ये आपका आरएच फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि आरएच जो फैक्टर होता है उसके बेसिस पर आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, उसका निर्धारण होता है ना। आगे हम चर्चा करें उसी कड़ी में, उसी सीरीज में। एक आपने सुना होगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, है ना, और इसके ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चंस आता है और काफी थोड़ा सा क्वेश्चन को ये घुमा भी देता है ना, ट्विस्ट भी कर देता है क्वेश्चन को। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस वाली जिस डिजीज जो होती है, जिसे हम हीमोलाइटिक डिजीज या हीमोलाइसिस भी बोलते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, और ये ज्यादातर पाई जाती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनमें ये बीमारी पाई जाती है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर ये क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि सर जो ब्लड ग्रुप होता है जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर मौजूद होता है, जो आरएच पॉजिटिव होते हैं उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। और जिनके ब्लड में आरएच एंटीजन नहीं पाया जाता, आरएच एंटीजन नहीं होता या आरएच फैक्टर नहीं होता, उनका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। अब ब्लड के डोनेशन के समय या किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय, किसी का रक्ताधान, किसी को खून चढ़ाते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक तो आपका जो एंटीजन होता है उसके अंदर की सर एंटीजन ए है या एंटीजन बी है, या एंटीजन ए और बी दोनों है, या इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है ना। जैसे ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए भी नहीं होता, बी भी नहीं होता, दोनों ही नहीं होते। तो एक तो इसका ध्यान रखा जाता है कि सर एंटीजन कौन सा है। दूसरा इसका भी ध्यान रखा जाता है उसके अंदर आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर है या नहीं है। तो ये दो चीजों को विशिष्ट मुख्य तौर पर ये जरूर ध्यान रखा जाता है जब भी ब्लड की जांच की जाती है, तो उसमें एंटीजन और आरएच फैक्टर की जांच जरूर की जाती है कि इसके अंदर आरएच फैक्टर है या नहीं है, और एंटीजन है तो कौन सा। उसी के बेसिस पर, क्योंकि इनका सिंपल एंटीजन, इनके आधार पर तो आपका रक्त का निर्धारण होता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, और इनके आधार पर आपका रक्त का निर्धारण होता है कि सर ये जो ब्लड ग्रुप है वो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर हमने कोई भी जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है या जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, अगर उसका ब्लड कॉम्बिनेशन अच्छे ढंग से नहीं मैच होता है तो फिर होता क्या है, अगर उसको ब्लड चढ़ा दें तो फिर उसका आदमी की मौत भी हो सकती है, या मौत नहीं होती है तो फिर उसको दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह, ये वाली बीमारी हो जाती है, पीले हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है ना, ये बीमारी हो जाती है। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है रक्त चढ़ाते समय। अब एक बीमारी होती है इसी रक्त से संबंधित, जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं, उनके अंदर ये पाई जाती है, और ये इसको हम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसे हम गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जानते हैं। गर्भ रक्ताणु कोरकता बोल लीजिए, हेमोलाइसिस वाली बीमारी बोल लीजिए, या हेमोलाइटिक डिजीज के नाम से जान लीजिए। और ये ज्यादातर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ये पाई जाती है। इसलिए ये जो जांच होती है, इस जांच का ब्लड ग्रुप का मैच बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर हम क्या करें कि सर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस क्या होती है, कि सर कोई सा भी ब्लड ग्रुप जो है वो संबंधित पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया जा सकता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस वाली जो डिजीज होती है, जिसे गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जानते हैं, है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस, ये बीमारी कौन सी होती है। देखो, सारे जो ब्लड ग्रुप हैं, सभी जो ब्लड ग्रुप होते हैं, जो भी उसके साथ में संबंधित ब्लड ग्रुप हैं वो दिए जा सकते हैं कि सर ये इसका जो ब्लड ग्रुप है इससे मैच हो रहा है, तो इसको अगर आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ब्लड ग्रुप थोड़ा सा गड़बड़ पैदा करता है। कब पैदा करता है? शादी करते समय ये कंडीशन आती है कि सर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस क्या होती है। इस कंडीशन में देखो होता क्या है, अगर इफ जो पुरुष है, मेल है, वो कैसा है सर, RH प्लस है, RH पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसका ब्लड ग्रुप कैसा है सर, पॉजिटिव है। ये किसका है, मेल का। और अगर कोई फीमेल है, कोई महिला है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है, फीमेल का, अगर इनकी शादी होती है
अगर इनकी शादी होती है तो दिक्कत होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी RH पॉजिटिव पुरुष की शादी किसी RH नेगेटिव वाली महिला से होती है ना, समझ रहे हैं आप? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जिसके अंदर RH एंटीजन है, उसकी शादी किसी RH नेगेटिव वाली महिला से होती है जिसके ब्लड में RH एंटीजन नहीं पाया जाता, तो उसकी पहली संतान तो सामान्य पैदा होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर पहली संतान जो उनका फर्स्ट बेबी होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। समझिए इस बात को। ये आपको सिर्फ पढ़ने के तौर पर ही नहीं, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके काम में आएगा। व्यक्ति के जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण आपका ये जो जानकारी है ये आपके काम की हो सकती है। तो अगर पुरुष जो है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है और महिला RH नेगेटिव वाली है, और अगर उनकी शादी होती है और उनसे जो संतान पैदा होती है तो पहली संतान तो सामान्य होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहली संतान के बाद में आगे जितने भी संतानें पैदा होंगी, फर्स्ट बेबी के बाद के आगे जितने भी नेक्स्ट बेबी होंगे, उनकी सभी संतान भ्रूणीय अवस्था में मां के गर्भाशय के अंदर, जो फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर रुधिर का थक्का बनने के कारण उनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाती है, रुधिर का थक्का। और जब बच्चे का, भ्रूण का मां के गर्भाशय के अंदर रुधिर का थक्का बन जाता है तो इस बीमारी को या इस स्थिति को हीमोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं सर? हीमोलाइसिस बोलते हैं, हीमोलाइसिस, है ना। मां के गर्भाशय के अंदर बच्चे का खून का थक्का बनना, इसे हीमोलाइसिस कहा जाता है, और इससे बच्चे की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तो इस बीमारी को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जानते हैं। मतलब ये सिंपल सी बात है कि कोई पुरुष है जो कि RH पॉजिटिव है और कोई महिला है जो कि RH नेगेटिव है, अगर उनकी शादी होती है और उनसे जो संतान पैदा होती है तो पहली संतान जो पैदा होगी वो तो नॉर्मल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सामान्य पैदा होगी, उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन पहली संतान के बाद में जितनी भी आगे की संतानें पैदा होंगी उनके साथ में क्या घटना होगी, क्या दुर्घटना होगी कि वो जो होंगे वो भ्रूणीय अवस्था में ही मां के गर्भाशय के अंदर उन बच्चों का खून का थक्का बन जाएगा, और खून का थक्का बनने वाली स्थिति को हीमोलाइसिस कहा जाता है, और उनकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। और ये ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो इस बीमारी को मेडिकल साइंस में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? एक दूसरा नाम और होता है, इसे RH इनकम्पैटिबिलिटी, है ना, RH विसंगति बोलते हैं कि सर ये एक RH का डिसऑर्डर भी कह सकते हो, ज्यादा बेहतरीन शब्द जो रहेगा RH विसंगति या RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो ब्लड ग्रुप में जो RH एंटीजन है वो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाए, एक दूसरे के साथ में संगत नहीं हो पाए, तो उनमें क्या गई, विसंगति हो गई, मतलब एक दूसरे को साथ में कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है वो जो ब्लड ग्रुप है। तो पहली संतान तो सही पैदा होगी, पहली संतान के बाद में आगे की जो संतानें पैदा होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, मां के गर्भाशय के अंदर उनका खून का थक्का बनने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, अब इस स्थिति से अगर हमें बचना है तो इसका क्या इलाज है, क्या इसका उपचार संभव है? तो देखो, इस स्थिति से बचने के लिए जो RH नेगेटिव वाली जो महिला है उसकी अगर पहला बच्चा, देखो अब इसमें भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि सर पुरुष RH पॉजिटिव है और मां RH नेगेटिव है तो पहली संतान तो नॉर्मल पैदा हो गई, आगे की सारी संतानें मरेगी, नहीं, वो भी डिपेंड करता है कि सर उनका पहला जो बच्चा है। अब यहां से आपसे इंटरव्यू में या इस क्वेश्चन को वो घुमा सकता है, यदि पुरुष RH पॉजिटिव है, महिला RH नेगेटिव है और उनकी पहली संतान जो पैदा हुई है वो कैसी है, RH नेगेटिव है, तो बताओ कौन सी स्थिति पैदा होगी? ऐसा जरूर नहीं है। अगर पिता RH पॉजिटिव है और मां RH नेगेटिव है और अगर उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये स्थिति पैदा होगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली, गर्भ रक्ताणु कोरकता वाली या हीमोलाइसिस वाली स्थिति पैदा होती है अगर उनसे पहली संतान जो पैदा हुई है RH पॉजिटिव पैदा हुई है। ऐसा क्यों होता है आगे अभी हम चर्चा करेंगे, ऐसा कारण क्या है।
तो ऐसे स्थिति में कि जब पिता RH पॉजिटिव है, मां RH नेगेटिव है और उनसे पैदा होने वाला बच्चा वो भी RH पॉजिटिव है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस वाली स्थिति पैदा होती है। और इस स्थिति से बचने के लिए जन्म के बाद में, और जन्म के बाद में भी फिक्स है 24 आवर्स, है ना, जन्म के बाद में उस मां को RH एंटीबॉडी या एंटी डी का, है ना, RH एंटीबॉडी या एंटी डी, इसको एक शॉर्ट नाम होता है मेडिकल साइंस में एंटी डी, इसका इंजेक्शन उसको लगा दिया जाता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे लगा दिया जाता है। तो इससे फिर क्या रहता है, ये जो इंजेक्शन होता है ये उस बच्चे में जो RH एंटीजन जो बना था या RH एंटीबॉडी जो बनी थी, अभी हो गया सर ये एंटी डी का टीका, तो उस बच्चे में, उस मां के पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर फ्यूचर बच्चे के लिए वो जो एंटीबॉडी जो बनती है उनको बनने से रोक देता है। ऐसी स्थिति पैदा होने से वो रोक देता है कि आगे चल करके ये स्थिति पैदा नहीं हो। इस रोग के उपचार के लिए जो बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद में, प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर भीतर माता को IgG, है ना, IgG एंटीबॉडी, इसे शॉर्ट में एंटी डी भी बोलते हैं, है ना, एंटी RHD का टीका लगाया जाता है। और इसका एक नाम और होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। IgG का जो टीका लगाते हो या एंटी डी का जो टीका लगाते हो या RH एंटीबॉडी का जो टीका या इंजेक्शन लगाते हो उसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमारा IgG है इसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं कि सर इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया है। या अब इसके 3-4 नाम हो गए, RH एंटीबॉडी, एंटी डी या IgG या इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन उसे 24 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है। और ये जो एंटीबॉडी जो बनाता है, इस इंजेक्शन का एक दूसरा नाम होता है, इसे रोहगम, है ना, रोहगम एंटीबॉडी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये रोहगम वाली स्थिति भी जब पैदा हो जाती है तो इसको रोगम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। ये जो रोगम एंटीबॉडी होती है वो कब बनती है सर? ऐसी स्थिति में जब पिता RH पॉजिटिव हो, मां RH नेगेटिव हो और उसे जो पहला बच्चा जो पैदा हो रहा है वो भी कैसा पैदा हो रहा है, RH पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। और इससे बचने के लिए हम फर्स्ट डिलीवरी के बाद में बच्चे को 24 घंटे के अंदर एक RH एंटीबॉडी, एंटी डी या IgG का टीका या वैक्सीन लगा देते हैं। उसे हम रोगम एंटीबॉडी टीके इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये एंटीबॉडी करता क्या है सर? ये जो एंटीबॉडी होता है वो मां के ब्लड में मिल जाता है, घुल जाता है, मिश्रित हो जाता है। और जो भ्रूण जो होता है, जो कि आपका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो भ्रूण होगा फ्यूचर में, है ना, तो उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं उनको वो नष्ट कर देता है और माता के शरीर में एंटीबॉडी पैदा होने से ये रोक देता है। ऐसी स्थिति वो पैदा होने से रोक देता है। तो ऐसी स्थिति पैदा कब होती है? अगर हम इसकी बात करें कि सर ऐसी स्थिति पैदा कब होती है, तो देखो ये अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो जो मां है, मां नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है सर, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। कौन? फीमेल। और जो मेल है वो कैसा है सर? RH पॉजिटिव है। अब इनसे जो बच्चा मां के गर्भाशय के अंदर, जो यूट्रस के अंदर जो पल रहा है, अगर वो बच्चा जो फर्स्ट डिलीवरी हुई ये कैसा है? RH पॉजिटिव है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सर पिता पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, मां नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उनसे जो बच्चा जो पैदा हो रहा है, पहला बच्चा, वो कैसा है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। तो ये पहला बच्चा तो नॉर्मल पैदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे पहले बच्चे की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय, है ना, डिलीवरी के समय जैसे ही बच्चे का ये जो गर्भनाल होता है इसको जब काटा जाता है, कट किया जाता है, तो होता क्या है, कट करने के बाद में ये जो इसका जो गर्भनाल होता है इसमें से कुछ खून की बूंदें इस गर्भाशय में गिरती हैं और जो मां के खून के साथ में रिएक्ट कर लेती हैं और एंटीबॉडी बना लेती हैं। तो बच्चे का RH पॉजिटिव और मां का RH नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ में, जैसे ही बच्चे का आप गर्भनाल काटेंगे तो उसके साथ में फिर होगा क्या, गर्भनाल काटते ही यहां से ब्लड की कुछ बूंदें जो होंगी वो मां के गर्भाशय के अंदर ही रह जाएंगी, शरीर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है।
तो वो माँ के ब्लड में घुल जाएंगी और माँ के ब्लड में घुल करके माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और वो जो खून की बूंदें, जो ब्लड ट्रेसेज उसके अंदर गिरे थे वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां पर एंटीबॉडी बन जाएंगी इस खून के प्रति, है ना, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के प्रति एंटीबॉडी बन जाएंगी। अब आगे अगर दूसरा बच्चा जो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा तो मां के पेट में पहले ही उस RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बन चुकी है। तो सेकंड जो बच्चा अगर वो भी आपका RH पॉजिटिव होता है तो पहले से इस मां के शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है इस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के विरुद्ध। तो फिर होगा क्या, ये जो बच्चा, दूसरा जो बच्चा, तीसरा बच्चा, वो जो भी मां के गर्भाशय में जाएगा उसका खून का क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। और खून का थक्का बनने से बच्चे की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसको हम हीमोलाइसिस या हीमोलाइटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ऐसी हर बच्चे के साथ होगी। पहला बच्चे के बाद में चाहे दूसरा बच्चा पैदा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, पांचवा हो, हर एक बच्चा मां के गर्भाशय के अंदर खून का थक्का बनने की वजह से उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है, अब चूंकि आजकल तो ज्यादातर डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है इसलिए इस स्थिति से बचा जा सकता है। तो वो बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, मां का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, पिता अगर वहां हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो उसका भी कर लेते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बच्चे के ब्लड ग्रुप से और मां के ब्लड ग्रुप से मैच करके वो पता लगा लेते हैं कि सर ये जो है बाप का ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ना। तो यहां से वो पता लगा लेते हैं। अब ऐसी स्थिति जब पैदा होती है, इसलिए आजकल, पहले डिलीवरी जब वो होती थी दाई के माध्यम से होती थी, घर पर ही होती थी, तो ना तो पुराने उस जमाने में मां का ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता था, बाप के ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता था और बच्चे के ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति पैदा होती थी कि सर मां के पेट के अंदर दूसरा बच्चा लगा, मर गया, तीसरा बच्चा लगा, मर गया, चौथा बच्चा लगा, मर गया, पांचवा बच्चा लगा, मर गया। तो एक भ्रांति फैल जाती थी कि ऐसा हो क्यों रहा है कि पेट में सारी संतानें मर रही हैं। तो फिर एक मिसकंसेप्शन, एक भ्रांति, एक अंधविश्वास यहां पर वो पैदा हो जाता था कि अरे जरूर इनके कोई देवी देवता का, कुल देवता का, कोई देवी देवता का चक्कर है या कोई भूत प्रेत की बाधा है जो बच्चों को खा जा रहा है, पेट के अंदर ही मार दे रहा है, पैदा नहीं होने दे रहा है, कि भाई तुम्हारे देवता नाराज है या इसके कोई जो है जिन्न है या कोई भूतनी है या पठान वाला जो भूत है या मशान है वो इनके अंदर, इसके शरीर में, इस माँ के शरीर में है, या तुम्हारे घर में उसका प्रकोप है, वो बच्चे को मार दे रहा है, पैदा नहीं होने दे रहा है। तो यहां से एक अंधविश्वास पैदा होता है। और डेफिनेटली अगर आजकल ये ब्लड ग्रुप जांच नहीं होती, इस बीमारी का आजकल जो हमें पता चला है, तो पुराने जमाने में ऐसी स्थिति पैदा होती, कोई सिंगल बंदा ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि नहीं 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 ये तो कोई बीमारी हो सकती है। सबके यही अंधविश्वास होता था कि ऐसा कैसे संभव है, एक बच्चा मर गया, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं बीमारी से, दूसरा बच्चा भी मर रहा है, तीसरा भी मर रहा है, चौथा भी मर रहा है, पांचवा भी मर रहा है, हर बच्चा मरेगा। जो बच्चा पैदा हो रहा है मां से और जिसका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो हर बच्चा मरेगा। तो फिर एक यहां पर पैदा हो जाता है, अरे सर ये तो जो है भूत प्रेत बाधा का चक्कर है। नहीं भाई साहब, क्योंकि पहले ब्लड हॉस्पिटल में डिलीवरी होती नहीं थी, पहले ब्लड ग्रुप की जांच होती नहीं थी। अब आजकल तो जैसे ही प्रेगनेंसी लग जाती है पहले महीने से ही हम डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट के पास में चले जाते हैं, वहाँ 50 तरीके की जांच होती है। उसके बाद में जैसे सोनोग्राफी भी होती है 2.5 महीने में, 6.5 महीने में, और डिलीवरी से पहले, है ना, ये सोनोग्राफी होती है। तो वहाँ जांच होती है, ब्लड ग्रुप की भी जांच होती है, HIV की भी जांच होती है कि भैया HIV तो नहीं है। तो बाद में पता लगे कि वो HIV है, वो उस संतान के माध्यम से सारी जनरेशन में फैल गया। इसलिए शुरुआती स्तर पर उस HIV का इलाज संभव है। जस्ट आगे डिटेक्ट हुआ 2-4 महीने में HIV पॉजिटिव ये माँ या बच्चा जो है, तो वो फिर उसका इलाज संभव है। इसलिए आजकल जो है HIV की जांच भी होती है, माँ की BP की जांच भी होती है, थायराइड की जांच भी होती है, बाप का, बच्चे का, माँ का ब्लड ग्रुप उसका भी पता लगाया जाता है, खून कितना है, माँ के अंदर कमी है या नहीं है, विटामिन्स है ना, कौन सा विटामिन्स है, D की, C की, A की कमी है या नहीं है, तो वो प्रॉपर उसके अगर है तो बोलेंगे भाई आप इनके नेचुरल सोर्स खाओ, नहीं या नहीं खा रहे हो तो ये कैप्सूल ले जाइए। होता है कि नहीं होता है, होती है ना जांच। तो ये आजकल पहले से पता होता है, तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। अब इस स्थिति से कैसे बचा जा सकता है कि सर पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप, बच्चा अगर मां नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और बच्चा
पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का पैदा हुआ है और बाप भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो सर जस्ट पहले डिलीवरी के पास जहां जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का लगा दिया जाता है, या रोगम एंटीबॉडी का जिसका नाम होता है, या आरएच एंटीबॉडी का, या एंटी डी के नाम से भी उसे जाना जाता है ना। ये इंजेक्शन उसे लगा देते हैं, तो फिर सेकंड जो बच्चा पैदा होगा उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसा ध्यान रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बार इंजेक्शन लगा दे काम चल गया। फर्स्ट डिलीवरी हुई सर, फर्स्ट डिलीवरी प्रथम प्रसव के बाद में 24 घंटे के अंदर पहला इंजेक्शन लग जाएगा। उसके बाद में सेकंड प्रेगनेंसी हुई और पता लगा सेकंड प्रेगनेंसी के समय भाई बाप तो चेंज होगा नहीं, मां चेंज होगी नहीं। सेकंड प्रेगनेंसी में बाप अभी भी आरएच पॉजिटिव है, मां अभी भी आरएच नेगेटिव है। सेकंड प्रेगनेंसी से 6.5 महीने से और 7.5 या 8 महीने के बीच में एक उसे कि सर सेकंड प्रेगनेंसी हुई और अभी जो बच्चा पैदा होगा, अभी हमें बच्चे का ब्लड ग्रुप पता नहीं है, अभी भी बाप का पॉजिटिव है और मां का नेगेटिव, लेकिन पहला बच्चा पॉजिटिव था। उसके आधार पर डॉक्टर करता है क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी है ना, दूसरा जब प्रसव होता है, द्वितीय जब प्रसव होता है उससे पहले लगभग 6.5 महीने से 6.5 मंथ से लेकर के और 8 महीने के बीच में एक आरएच एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन और लगा दिया जाता है इसको, कि सर इस स्थिति से बचने के लिए। फिर क्या होता है, सेकंड डिलीवरी हुई, पता लगा बच्चा आरएच पॉजिटिव पैदा हुआ है। अगर सेकंड डिलीवरी के बाद में बच्चा आरएच नेगेटिव पैदा हुआ है तो यह इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सेकंड डिलीवरी के बाद में जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ब्लड ग्रुप भी आरएच पॉजिटिव है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे फिर से उस मां को आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाएगा। फिर जैसे ही तीसरी प्रेगनेंसी होती है और फिर तीसरी प्रेगनेंसी के समय भी उसे 6.5 महीने से 8 महीने के बीच में उसे फिर से आरएच एंटीबॉडी का टीका लगाया जाएगा। और अगर तीसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव पैदा होता है तो 24 घंटे में उसे भी फिर वापस से तीसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के भीतर उसे ये आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो इस स्थिति से ऐसे बचा जा सकता है खून की जांच से। इसलिए ये कहा जाता है, जैसे अगर हम सर शादी वादी करते हैं तो हम करते क्या है सर, कुंडली मिलान करते हैं। क्या करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं। तो कुंडली मिलान करते हैं, गोत्र मिलान करते हैं। कुंडली मिलान का तो देखो वैज्ञानिक तथ्य है या नहीं, लेकिन गोत्र मिलान का फिर भी ये कहा जाता है कि भाई सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे ब्रिटेन में रिसर्च हुई थी, उसको हमने पढ़ा था, एक ही समुदाय में जो रहता है, तो अगर सेम गोत्र में शादी करने का नुकसान जो होता है, वैसे तो कोई नहीं होता है, कर सकते हो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से तो कोई मना है ही नहीं कि भाई सेम गोत्र में शादी करें। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई सेम गोत्र में जिनका होता है, समान गोत्र जिनका होता है, उन्हें भाई बहन माना जाता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट ये होता है सर, समान गोत्र में क्या रहता है, ब्लड ग्रुप या जो जीन होता है, डीएनए होता है, वो सेम होता है। भाई सेम गोत्र का मतलब सेम डीएनए सेम जीन है। तो अगर सेम डीएनए सेम जीन में अगर आप शादी करते हैं तो उनसे जो संतान पैदा होती है उनमें बहुत सारे गुणसूत्र विकार है ना, जो आपके क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जीन विकृत वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसा आपने बहुत सारे बीमारियां गुणसूत्रों से संबंधित, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये वाली बीमारियां पड़ी होंगी। तो ऐसा रिसर्च में ये आया है कि भाई उसमें ये विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए अगर आपका कुंडली मैच हो रही है या नहीं हो रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका शुभ मुहूर्त निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई विज्ञान के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गोत्र में ऐसा कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक तथ्य ये है। लेकिन कुंडली मिलान करे या ना करे पहले के जमाने में, अब आजकल तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप जरूर मैच कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए सामने वाले इंसान से जिससे अगर आपका संबंध होने वाला है कि भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो देखो, विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा 4 स्थिति है, उनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जो विवाह के लिए अयोग्य मानी जाती है। ऐसा नहीं, मना नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर पता है तो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन आपका होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, है ना, और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होता रहना चाहिए। आज के जमाने में संभव है, पहले के जमाने के हिसाब से बताएं,
अगर मेल कैसा है, RH पॉजिटिव है, अगर मेल का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव, मतलब दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग शादी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर मां नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मां नेगेटिव होगी, बच्चा पॉजिटिव पैदा होगा तो उसके बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाएंगी उस बच्चे के खून के विरुद्ध, आगे होने वाले बच्चे के खून के विरुद्ध। इसलिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो बच्चा जो होगा उनका पॉजिटिव ही पैदा हो सकता है, ज्यादा संभावना ये रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेल नेगेटिव है और मां RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जो जोड़ा है शादी करने के लिए योग्य माना जाता है, ऐसे जोड़े को शादी के लिए अयोग्य नहीं माना जाता है। अगर मेल आपका RH नेगेटिव है और फीमेल भी आपका RH नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बंदा भी शादी करा जा सकते हैं, ऐसा बंदा जो है वो शादी कर सकते हैं, ऐसे जो जोड़े हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली स्थिति अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति जो होती है वो शादी करने के लिए योग्य नहीं मानी जाती है कि सर ये शादी करने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि कर सकते हैं, मना नहीं है संविधान में, और आजकल तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं माना जाता अगर प्रॉपर आपको जानकारी नहीं हो, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लें गायनिकोलॉजिस्ट से, जो स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ होता है गायनिकोलॉजिस्ट, उससे आप कंसल्टेशन या सलाह मशवरा नहीं करें। तो इन 3 स्थितियों में तो आप शादी कर सकते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर पिता RH पॉजिटिव है, मां RH पॉजिटिव है, क्या ये जोड़ा शादी के लिए योग्य माना जाता है? बिल्कुल योग्य माना जाता है। पिता RH नेगेटिव है, मां RH पॉजिटिव है, क्या ये जोड़ा शादी के लिए अयोग्य माना जाता है? नहीं सर, ये भी योग्य माना जाता है। अगर पिता RH नेगेटिव है और मां भी RH नेगेटिव है, क्या ये शादी के लिए योग्य है? बिल्कुल योग्य है। तो सर अगर पिता RH पॉजिटिव है, मां RH नेगेटिव है, तो ये शादी के लिए योग्य नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अगर पिता RH पॉजिटिव है और मां RH नेगेटिव है और इनसे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कैसा है? RH पॉजिटिव है। तो ये वाली स्थिति जो होती है वो आपकी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली स्थिति बनती है। तो इसमें पहला बच्चा तो नॉर्मल पैदा हो जाएगा, लेकिन पहले बच्चे के बाद की सभी संतानें क्या होंगी? मां के पेट के अंदर खून का थक्का बनने की वजह से, पेट नहीं सॉरी यूट्रस के अंदर है ना, गर्भाशय के अंदर, उस बच्चे के खून का थक्का बनने की वजह से उसके अंदर ही मौत हो जाएगी सारी संतानों की। अब अगर इस स्थिति से बचना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? सर हमें प्रॉपर खून की जांच करवाती रहनी चाहिए, मां का ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए, बाप का ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए, और बच्चे का जो पैदा हुआ, पहला बच्चा जो पैदा हुआ उसका ब्लड ग्रुप हमें पता होना चाहिए। तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इंजेक्शन दे देंगे, सेकंड डिलीवरी से 1-1.5 महीने पहले फिर इंजेक्शन लगा देंगे, और अगर सेकंड डिलीवरी में भी बच्चा पॉजिटिव पैदा हुआ तो 24 घंटे में फिर इंजेक्शन लगा देंगे, और अगर सेकंड डिलीवरी में बच्चा नेगेटिव पैदा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अब उसे डिलीवरी के बाद में इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, तीसरा बच्चा अगर फिर RH पॉजिटिव पैदा होता है तो फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और अगर तीसरा बच्चा भी RH नेगेटिव पैदा होता है तो उसे इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। RH एंटीबॉडी का या रोगम एंटीबॉडी का या इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 नाम होते हैं उसके। तो शादी के लिए योग्य जोड़ा ये माना जाता है। वैसे अब आजकल शादी तो किसी में ये वाले भी कर सकते हैं, जैसे हमारी खुद की है, हमारे दोनों बच्चों की स्थिति ये पैदा हुई थी, हमारा खुद का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मां का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, और हमारा फर्स्ट बेबी जो पैदा हुआ था वो RH पॉजिटिव पैदा हुआ था, सेकंड बेबी भी जो पैदा हुआ वो RH पॉजिटिव पैदा हुआ। तो हम तो इस स्थिति से गुजरे हुए हैं, तो हमें तो पता है, अच्छे ढंग से पता है, डिटेल में पता है कि कब कब क्या इसमें कौन सी सावधानी, कौन सी स्थितियों पर ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ऐसा थोड़ी कि अब हम डिवोर्स ले ले, तलाक दे दे, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा तो RH नेगेटिव, बच्चा हमारा RH पॉजिटिव पैदा हुआ है और हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, नहीं, एक काम करते हैं हम डिवोर्स ले लेते। क्यों? क्योंकि साइंस ये कहे कि ये शादी के लिए योग्य जोड़ा नहीं माना जाता, तो हम गलती से शादी कर ली है, योग्य तो नहीं है, नहीं चल रही है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों बच्चे स्वस्थ पैदा है। लेकिन हमें पता था, क्योंकि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हमें ऐसा पता था कि ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो इस स्थिति से बच गए। सिंपल सा था सर। डिलीवरी से 1.5-2 महीने पहले एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा जो लगभग 4000 रुपए का आता है, और डिलीवरी के बाद में भी फिर जो था वो 24 घंटे के अंदर वो लगा इंजेक्शन। तो पहला बच्चा पैदा हुआ था, एक इंजेक्शन तो तब लगा था हमारा जो पहला बच्चा पैदा हुआ था 24 घंटे के बाद में, उस समय शायद 2800 रुपए का या 38 था, अब वो 3800 और 4000 रुपए का हो गया था, है ना। 6-7 साल में तो महंगा हो ही जाता है। दूसरा बच्चा जब लगा उसकी डिलीवरी से 1.5-2 महीने पहले वो इंजेक्शन लगा था, और डिलीवरी के बाद दूसरा बच्चा भी हमारा RH पॉजिटिव पैदा हुआ।
तो फिर वो डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के बाद में फिर से वो इंजेक्शन लगा। वो इसलिए लगा कि भाई अगर आप प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर में तीसरा बच्चा पैदा करना चाह रहे हो तो वो एंटीबॉडी नहीं बने मां के पेट के अंदर तीसरे बच्चे के विरुद्ध, नहीं भी लगवाते तो भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रिकॉशंस के तौर पर वो इंजेक्शन लगा दिया गया था। अब अगर तीसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव पैदा होता है, अब देखो अब दूसरे बच्चे के 24 घंटे के बाद में लग गए वो इंजेक्शन। अब तीसरे बच्चे की अगर प्रेगनेंसी होगी तो अभी हमें नहीं पता है तीसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, वो तो पैदा होने के बाद में पता चलेगा, तो भी 1.5 से 2 महीने पहले डिलीवरी से वो RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगेगा। हाँ, अगर तीसरा बच्चा हमारा RH नेगेटिव पैदा होता है तो फिर वो 24 घंटे के अंदर वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो भाई साहब ये जोड़ा जो होता है कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम में आता है कौन सा जोड़ा अयोग्य माना जाता है, तो ये जोड़ा अयोग्य माना जाता है। बाप RH पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और मां RH नेगेटिव पैदा नहीं होनी चाहिए और पहला बच्चा आपका RH पॉजिटिव पैदा नहीं होना चाहिए, ये जोड़ा अयोग्य माना जाता है। तो आप कुंडली मिलान करें या नहीं करें, गोत्र मिलान करें, गोत्र का तो फिर भी चलो एक वैज्ञानिक तथ्य है, करें या नहीं करें, लेकिन ब्लड ग्रुप मिलान जरूर कर लेना चाहिए। और कि भैया ये बताओ आपका गोत्रोत्र तो ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है ना, उसके हिसाब से कि भाई अपनी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बच्चा की स्थिति ये पैदा हो जाएगी। तो अब तो वो स्थिति भी दिक्कत नहीं है। अगर आप RH पॉजिटिव है और आपकी जो मंगेतर है, आपकी जो फियोंसी है जिससे आपकी शादी होने वाली है वो RH नेगेटिव है, तो अब ऐसा थोड़ी कि सर गुरुजी ने तो पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया था कि ये जोड़ा शादी के लिए योग्य नहीं है तो शादी मत करना, मैं तो ये रिश्ता तोड़ करके जा रहा हूं। नहीं नहीं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आता है तो ऐसा अयोग्य माना जाता है। अब आजकल तो इसका इलाज संभव है, पहले इसका इलाज संभव नहीं था तो ये ऐसा कहा जाता था, आजकल तो इलाज संभव है, सिंपल सा इंजेक्शन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो जोड़ा होता है वो शादी के लिए योग्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस वाली जो बीमारी होती है, इसमें इस बीमारी को हम जो गर्भस्थ जो शिशु होता है, इस रोग को हम जो ग्रसित रोग से ग्रसित जो शिशु होता है उसे रीसस शिशु के नाम से जानते हैं, रीसस बेबी के नाम से जानते हैं। और डिलीवरी से ठीक पूर्व, है ना, लगभग मतलब 24 घंटे पूर्व नहीं, 24 घंटे के डिलीवरी के बाद में 24 घंटे के भीतर भीतर जो RH नेगेटिव जो मां होती है उसको RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा करके उससे बचा जा सकता है। एंटी डी का टीका बोलते हैं, रोगम एंटीबॉडी का टीका इंजेक्शन बोलते हैं, या इसे इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। ठीक है भाई, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके जो आया था आरएस प्री 2021 में। यदि माता, है ना, मां जो प्रेग्नेंट है, यदि माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है, मतलब वही RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH विसंगति वाली स्थिति पैदा हो सकती है। कब हो सकती है? यदि माता डैश डैश है और उसका गर्भस्थ शिशु डैश डैश है। वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि माता जो है वो जो गर्भस्थ शिशु है उसमें RH विसंगति वाली स्थिति पैदा हो सकती है, तो वो स्थिति पैदा कब हो सकती है? तो इसके ऊपर वो बोल रहा है कि ऐसी स्थिति RH विसंगति वाली स्थिति पैदा कब होती है? जब मां कौन सा ब्लड ग्रुप वाली हो और बच्चा जो है गर्भस्थ शिशु कौन सा ब्लड ग्रुप वाला हो। तो ऐसी स्थिति तब पैदा होती है कि सर RH सहित, RH सहित का मतलब हो गया सर इस वाली में RH पॉजिटिव, और मतलब मां जो है वो कैसी है? RH पॉजिटिव, और जो शिशु है वो कैसा है आपका? RH नेगेटिव है। तो क्या ये स्थिति पैदा हो सकती है ऐसी स्थिति में? या ऑप्शन बी कह रहा है सर RH हीन, कि मां RH नेगेटिव है और जो बच्चा है वो कैसा RH पॉजिटिव है। ये बी वाले ऑप्शन कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है सर मां RH नेगेटिव है और प्लस बच्चा भी RH नेगेटिव है, क्या स्थिति पैदा हो सकती है? डी ऑप्शन कह रहा है कि मां RH पॉजिटिव है और आपका बच्चा भी क्या RH पॉजिटिव है। तो ये वाली स्थिति पैदा हो सकती है क्या? नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। देखो अभी हमने बताया यदि पिता आपका कैसा है? RH पॉजिटिव है, प्लस मां कैसी है? RH नेगेटिव है, और उनसे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कैसा पैदा हो रहा है? RH पॉजिटिव हो रहा है। तो ये वाली स्थिति आपकी हेमोलाइटिक डिजीज वाली स्थिति पैदा कर सकती है। तो बच्चा जो पैदा हुआ है गर्भस्थ शिशु वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए,
और माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की नहीं होनी चाहिए। अगर बाप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और अगर उनसे जो पहला बच्चा पैदा हो रहा है वो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो आगे आने वाली सारी संतानें माँ के पेट के अंदर मर जाएंगी। इसलिए गोत्र मिलान करें या ना करें, है ना, खून की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए बच्चे की, माँ की और बाप की, है ना। तो इस स्थिति से, अब चूंकि यहां इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ये वाली स्थिति पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी कि पिता और मां का ब्लड ग्रुप कैसा नहीं होना चाहिए इस स्थिति से बचने के लिए, लेकिन उसने दे दिया कि गर्भस्थ शिशु का और मां का जो कॉम्बिनेशन है वो RH विसंगति पैदा करेगा। कब? जब माता RH नेगेटिव हो और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है वो, या जो गर्भस्थ शिशु है पेट के अंदर, वो कैसा हो? RH पॉजिटिव। तो मां RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव होगा, तो ये आपकी RH इनकम्पैटिबिलिटी या आपकी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली स्थिति पैदा करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास में हमने चर्चा करी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या RH इनकम्पैटिबिलिटी पर या हेमोलाइसिस डिजीज पर हमने चर्चा करी, और जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है उस स्थिति को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से समझा। उम्मीद है आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद।